अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर एंड स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक जो है वो काजेटिव वर्ब है और काजेटिव वर्ब का जो है किस तरह हम पैसिव बनाएंगे। तो इस लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम काजेटिव वर्ब से पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले काजेटिव वर्ब क्या होता है? काजेटिव वर्ब वही होता है जो कि हम खुद एक काम नहीं करते हैं बल्कि दूसरों से वो काम करवाते हैं या दूसरे वो हमारे लिए वो काम करते हैं। तो इसी प्रोसीजर में जो है हम काजेटिव वर्ब यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह हम एक काजेटिव वर्ब से पैसिव बनाते हैं और एक काजेटिव वर्ब का एक्टिव स्ट्रक्चर किस तरह होता है। एक काजेटिव वर्ब का या काजेटिव एक्टिव का एक सेंटेंस है। काजेटिव सेंटेंसेस में ये होता है कि इसमें ये वर्ब जो है ये हमारे यहाँ है काजेटिव वर्ब। तो इसका स्ट्रक्चर जो है और सेंटेंसेस से और स्ट्रक्चर से अलग होता है। इसमें हैव लगेगा, हैव के बाद जो है फिर वो समवन लगेगा, यानी वो पर्सन जो काम कर रहा हो। फिर इसके बाद जो है एक वर्ब लगेगा, फिर इसके बाद जो है वो चीज लगेगा, यानी जिसके थ्रू वो आप जिससे वो काम करवा रहे हैं। इसमें सिंपल स्ट्रक्चर यही है कि हैव लगेगा, फिर समवन लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर समथिंग लगेगा। तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर। ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। आई हैव द हेयर ड्रेसर कट माई हेयर, यानी मैंने हजाम से या हेयर ड्रेसर से बार्बर से अपने बाल कटवाए। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि यार मैं अपने बाल को कटवाता हूँ, तो बाल कटवाने का मुराद ये है कि हम खुद अपने बाल नहीं कटवा सकते बल्कि दूसरों से या दूसरे पर्सन से वो अपने बाल को कटवाते हैं। तो इसी तरतीब से या मिसाल के तौर पर हम एक चीज़ नहीं लिख सकते हैं, एक स्टोरी नहीं लिख सकते और हम दूसरे को कहते हैं कि यार एक स्टोरी लिखो मेरे लिए। तो इसका मतलब कि हम दूसरों से वो काम करवाते हैं जो हम खुद या करना नहीं चाहते या नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरों से वो काम करवाते हैं या दूसरे लोग वो हमारे लिए वो काम करते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ जो वर्ब यूज़ होगा वो काजेटिव वर्ब होगा। काजेटिव वर्ब का मतलब ये है कि जो एक काज को, एक रीज़न को बयान करता हो, और रीज़न यही होता है जो हम खुद वो काम नहीं कर सकते या वो नहीं करना चाहते तो दूसरों से वो काम हम करवाते हैं। तो इसको कहते हैं काजेटिव स्ट्रक्चर या काजेटिव वर्ब। तो इस स्ट्रक्चर में आज हम करेंगे काजेटिव वर्ब। तो इस काजेटिव वर्ब का या इस काजेटिव स्ट्रक्चर का जब हम पैसिव बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि आई हैव द हेयर ड्रेसर कट माई हेयर, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। इस स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर में हम करेंगे पैसिव को, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसी तरह करेंगे। मिसाल के तौर पे कि आई और फिर लिखेंगे हैव, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो हैव लगेगा, फिर समथिंग, समथिंग का मतलब यानी फिर अभी बारी आएगी इसकी, आई हैव, तो फिर ये आएगा, क्योंकि जब हम ये इस स्ट्रक्चर का जो है ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ आई हैव माई हेयर, राइट, आई हैव माई हेयर। अभी देख हैव आया, फिर समथिंग, समथिंग क्या है वो हेयर, हम बाल कटवाते हैं तो ये समथिंग है। फिर आएगा V3, V3 इसमें फॉर्म क्या है कट, तो फिर आएगा कट, कट कट कट, इसका पहला दूसरा तीसरा सारे एक जैसे हैं। और फिर क्या आएगा इसके बाद कट माई, आई हैव कट माई हेयर, इसके बाद जो है हम लगाएंगे फुल स्टॉप। इसका मतलब कि पैसिव में कन्वर्ट हुआ। कैसे? अभी आप कहेंगे कि यार यहाँ पे तो नहीं आया है कि मिसाल के तौर पर बाय द हेयर ड्रेसर या बाय द बार्बर वगैरह वगैरह, वो तो नहीं लगाया हेयर ड्रेसर। तो इसको हमने इसी वजह से नहीं लगाया
आई हैव माई हेयर कट, ये पैसिव बन गया। ये स्ट्रक्चर अभी क्या है, पैसिव है। ये वाला ऊपर वाला जो है एक्टिव है। तो मैंने बाय द हेयर ड्रेसर या बाय द बार्बर का जिक्र क्यों नहीं है, इसको क्यों नहीं लगाया? इसका मतलब ये कि इसको इसी वजह से नहीं लगाया क्योंकि इस सेंटेंस से एसेंस निकलता है कि मैं तो अपने बाल खुद नहीं कटवा सकता हूँ बल्कि दूसरों से यानी किसी और बंदे से मैं इसको कटवाता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यही बंद है कि दूसरों से मैं अपने बाल कटवाता हूँ। तो जब आप बाल कटवाते हैं तो दूसरे आपके लिए काम कर रहे हैं, और बाल काटना और कटवाना किसका काम है, वो हेयर ड्रेसर का काम है, हम तो नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम इसको यहाँ पे नहीं लगाते हैं, हम फौरन ये लगा आई हैव माई हेयर कट। ये कट जो है ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब का, और यहाँ पे जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। मैंने पहले भी बताया कट 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 ये तीनों के तीन एक जैसे है। आई हैव माई हेयर कट, तो इसका कि मैंने अपने बाल कटवाया या मेरे बाल कटवाए गए, मैंने बाल कटवाया और मैं हेयर ड्रेसर से अपना बाल कटवाता हूँ और मेरे बाल कटवाए गए, या हेयर ड्रेसर से का अगर हेयर ड्रेसर का जिक्र हम नहीं भी करेंगे तो मेरे बाल कटवाए गए या कटवाया गया, तो किससे ऑटोमेटिकली जो है वो सेंस निकल दे कि बाल कटवाना काम किसका है, बार्बर का है। दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं कि यानी एक सेंटेंस है कि आई हैड माई ब्रदर राइट ए स्टोरी, भी इसी तरह सेम स्ट्रक्चर का है। आई हैड माई ब्रदर राइट ए स्टोरी, यानी मैंने अपने भाई से स्टोरी लिखवाया या लिखवाई की, स्टोरी जो है मैंने अपने भाई से किया। तो ये खुद इसने ये काम नहीं किया बल्कि भाई से करवाया, तो वही स्ट्रक्चर इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो ये इसी तरह होगा, जैसे कि आई और फिर लगाएंगे हेड। तो फिर हेड के बाद हमने क्या लगाया, यानी बारी आई थी ना थिंग की, यानी समथिंग की बारी आई, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फिर क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो यहाँ पे इसका क्या है, ये है आई हैड अ स्टोरी। ठीक है, हैड अ स्टोरी के बाद थिंग के बाद फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो फिर वर्ब की कौन सी हालत लगेगी, थर्ड। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म जब लगेगी तो फिर इसके बाद अगर यहाँ पे आप गए कि यहाँ पे ये कट हुआ, तो यहाँ पे ये कट नहीं हो सकता है। अगर इसको यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाऊं और ये सेंटेंस खत्म हुआ, तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब नहीं निकलता है बनिस्बत इस सेंटेंस की, इस सेंटेंस का पूरा मतलब निकलता है, इसी वजह से हमने यहाँ पे ये स्किप किए। और इस सेंटेंस का पूरा मतलब नहीं निकलता है, तो इसीलिए हम इसके साथ लगाएंगे बाय। क्या बाय, किससे ये काम करवाया, बाय माय ब्रदर। तो ये काम या कहानी लिखवाना वगैरह ये इससे किससे करवाया, ब्रदर से। अगर यहाँ पे मैं माय ब्रदर ना लिखूं तो फिर इस सेंटेंस का फुल मीनिंग जो है वो नहीं निकल सकता, तो इसी वजह से मैं अभी इसके साथ बाय माय ब्रदर लगाता हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस में बाय ब्रदर की या हेयर ड्रेसर की ज़रूरत नहीं होती, या इसी तरह और भी इसी टाइप के बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस है, और वो सेंटेंसेस जिसमें ये अंडरस्टूड होते हैं कि उससे खुद ब खुद ही मीनिंग निकलती है कि इसमें वो काम करने वाला वो जो एजेंट होता है इसकी ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उसका सेंस निकलते हैं, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिस सेंटेंस का सेंस इनकम्प्लीट हो, सेंस कंप्लीट नहीं निकल रहा हो, तो फिर वो जो एजेंट होते हैं जो ये काम कर रहा है या जिसे वो काम करवाया जा रहा है उसका जिक्र ज़रूरी है। तो ये था कॉजेटिव पैसिव के जो है चंद सेंटेंसेस। और अभी हम आगे जाएंगे, डिस्कस करेंगे वो वर्ब जो कि बगैर इन्फिनेटिव के होते हैं, यानी इसके साथ जो है बेर इन्फिनेटिव आता है, यानी उसके साथ टू नहीं आते, तो उसको हम डिस्कस करते हैं।
ये मिसाल के तौर पे मैं लिखूं कि वर्ब विदाउट इंफिनिटिव, यानी वो वर्ब होते हैं जिसके साथ इंफिनिटिव यानी टू इंफिनिटिव नहीं आता है। मैं एक सेंटेंस दो लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस में लिखता हूँ ही मेड मी डू द वर्क। ये एक सेंटेंस है। अभी देख यहाँ पे ये डू जो है इसके साथ टू नहीं आया, यहाँ पे मेड आया है, ही मेड मी। अब ये मी जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेड का ऑब्जेक्ट है, राइट। और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट बनता है इज डू का, इज डू का ये ऑब्जेक्ट बनता है। इस सेंटेंस में यही बात होती है कि ही मेड मी डू द वर्क। ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस, सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि एक बार एज अ मेन वर्ब वो सेंटेंस में यूज होता है, जो इसके बाद जो वर्ड आता है, जो वर्ब आता है, तो इससे पहले टू हम नहीं लगा सकते, बल्कि ये बेर इन्फिनिटिव होगा। हम बात करें इन्फिनिटिव की तो ये बेर इन्फिनिटिव होगा। बेर इन्फिनिटिव वही होता है जिससे पहले हम टू नहीं लगाते हैं। तो इसके बाद फौरन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर ये वर्ब आएगा, और ये वर्ब जब आएगा तो इससे पहले टू नहीं लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर के ही मेड मी डू द वर्क। तो इसको जब हम फेसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको इसी तरह करते हैं कि आई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे इसको इसके साथ स्टार्ट लेंगे, फिर वो खुद ब खुद वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि आई वॉज, क्योंकि ये फास्ट इंडिपेंडेंट है तो हमने लगाया वॉज, फिर आया आई वॉज मेड, थर्ड फॉर्म लगा। फिर बारी आएगी अभी इसकी डू की। तो इस डू को जब हम लगाएंगे तो इससे पहले हम लगाएंगे टू डू, और फिर लगाएंगे द वर्क। ये बन गया फेसिव। समझ आई बात? डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस यही आया कि अभी इससे पहले हम टू लगाएंगे, एक्टिव स्ट्रक्चर में टू नहीं लगाएंगे, पैसिव स्ट्रक्चर में टू लगाएंगे। पैसिव स्ट्रक्चर में टू होगा। अभी देख ये वाला सेंटेंस पैसिव है तो हमने लगा टू डू। आई वॉज मेड टू डू द वर्क, ही मेड मी डू द वर्क। तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है और ये नीचे वाला जो है पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो ये ऊपर वाला ठीक है एक्टिव में, ये नीचे वाला ठीक है पैसिव में। जब ऐसे सेंटेंसेस को, सिंपल बात, जब ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव में मॉडिफाई करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इससे पहले हम टू लगाएंगे। अगर एक्टिव है तो एक्टिव में फिर टू लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर एक्टिव में टू लगाया तो फिर गलत होगा, अगर पैसिव में टू नहीं लगाया तो फिर भी गलत होगा। तो ज़रा ध्यान रखना है कि पैसिव में टू लगाना है, और यानी ये अभी टू इन्फिनिटिव बना और यहाँ पे ये बेर इन्फिनिटिव। एक्टिव में ये बेर इन्फिनिटिव होगा, पैसिव में ये टू इन्फिनिटिव होगा। एक सेंटेंस दूसरा लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं कि शी वॉच देम सिंग। अभी मैंने फिर नहीं लगा, क्या नहीं लगा, टू नहीं लगा, कि शी वॉच देम सिंग, यानी उसने उसे गाते हुए देखा, यानी वो गा रहे थे और उसने देखा। तो इसको जब हम
कन्वर्ट करते हैं तो हम लगाएंगे कि देम। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हम लगाएंगे कि दे। तो फिर स्टार्ट करेंगे कि दे, फिर ऑलरेडी जो है पास्ट इंडिपेंडेंट है तो दे के साथ आएंगे वर्ड, तो दे वर्ड, फिर लगेंगे वॉच, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, दे वर वॉच्ड, फिर लगेंगे ये रह गया टू, फिर टू सिंग। अब ये सेंटेंस हो गया पैसिव। ये ऊपर वाला शी वॉच देम सिंग या दे वर वॉच टू सिंग, तो ये सेंटेंस क्या होगा। अब इसमें एक चीज रह गया, हर, शी, क्योंकि देवर वॉच टू सिंग, उसको देखा गया, किसने देखा उसको, तो अभी जरूरत आएगी शी की। तो शी को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, यहाँ लिखेंगे बाय, और फिर शी की जगह क्या आएगी, हर। तो अभी एक मुकम्मल ठीक हुआ। देवर वॉच टू सिंग बाय हर, किसने इसको देखा जब वो गाते थे, तो उसने उसको देखा जब वो गाते थे। ठीक है, एक सेंटेंस में और लिखता हूं कि अगर मैं लिखूं कि आई सॉ हिम वीव, ये भी इसी तरह के है जैसे कि, तो इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम बताते हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से हम शुरू करेंगे तो हम लगाएंगे कि ही, फिर सॉ है, सॉ ऑलरेडी जो फास्ट इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे लगाएंगे वॉज, फिर ही वॉज सीन, फिर टू इन्फिनिटिव आ गया, टू वीव, अभी किसने देखा, किसी ने देखा कि नहीं, हाँ आई है, तो फिर हम लगाएंगे कि बाय, और आई को कन्वर्ट करेंगे वीवी। सो आई वॉज सीन, ही वॉज सीन टू वीव बाय मी। तो ये इसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा। या मिसाल के तौर पर एक इसी तरह और भी सेंटेंसेस है। अगर मैं लिखूं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि आई हर्ड हिम स्पीक इंग्लिश, ये एक और सेंटेंस है कि आई हर्ड हिम स्पीक इंग्लिश। तो जैसे कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ही को हम यहाँ पे लगाएंगे कि ही, फिर लगाएंगे वॉज, फिर हर्ड, ही वॉज हर्ड, फिर लगेंगे टू, फिर स्पीक, फिर इंग्लिश, he was heard to speak English, किसने सुना, by, यहाँ पे लगाएं आई है तो आप लगाएं हम मी। तो ये तरीका है उसके कन्वर्ट करने का। तो इसी तरह चंद वर्ड्स है जिसको हम लिखेंगे कि ये जो वर्ड्स यहाँ पे एज अ मेन वर्ब काम करते हैं। जैसे कि ये वर्ड्स है, ये मेन वर्ब का काम करते हैं इस सेंटेंस में ये, और इन वर्ड्स को हम जो है कॉग्निटिव वर्ब भी कहा जाता है। बाद लोग इसको सेंसरी या सेंसिटिव वर्ब भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली एक कॉग्निटिव वर्ब है। इसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव वर्ब। कॉग्निटिव वर्ब यानी इसका कॉग्निटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसका ताल्लुक जो है हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन से या सेंसरी ऑर्गन से होते हैं, जिसको हम टच करते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं, इसी तरह। तो इसको कॉग्निटिव वर्ब बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं तो इसको ये जब मेन वर्ब का काम करते हैं तो इसके बाद हमेशा जो है बेर इन्फिनिटिव आएगा, और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं फेसिव में तो फिर इससे पहले जो है इसको टू इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर मोस्टली दे आर कमिंग इन एग्जामिनेशन में इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो वर्ड जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो वर्ड्स है कि जैसे कि हमने लिखा कि मेड है, वॉच है, सा है। जैसे कि मेड है यानी मेड मीन्स मेक, तो इसका फिर दूसरा तीसरा फॉर्म मेक है, वॉच है, और नोटिस है,
ये भी इसका मतलब भी देखना है, या फॉर एग्जांपल सी है या फील है, या इसके अलावा हर्ड है, यानी जिसको हम बोलते हैं हेयर, ठीक है। या इसके अलावा जो है वर्ब होते हैं जो कि बेड, एक वर्ब भी है जो कि बेड। तो ये वर्ब जो होते हैं, ये जब आ जाए कॉग्निटिव वर्ब, ये जब आ जाए और मेन वर्ब का काम करते हैं, जैसे कि ये है जिसको मैंने सर्कल किया, तो इसके बाद फौरन जो है ऑब्जेक्ट आएगा, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको माइंड में रखें क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब जब मेन वर्ब के तौर पे काम करेगा तो फौरन इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद फौरन वर्ब आएगा, तो वो वर्ब बेयर इन्फिनिटिव होगा, इसके साथ टू नहीं लगेगा। लेकिन जब इसको हम पेसिव में मॉडिफाई करते हैं तो इसके बाद, इससे पहले यानी इस ऑब्जेक्ट के बाद फौरन ये टू लगेगा, ये बेयर इन्फिनिटिव से टू इन्फिनिटिव में चेंज होगा। और ए वर्ब, ये जितने भी वर्ब जो हमने लिखे, ए मेन वर्ब यूज होते हैं सेंटेंस में, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है बेयर इन्फिनिटिव आएगा एक्टिव में। लेकिन जब हम इसको पेसिव में कन्वर्ट कर दें तो फिर बेयर इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव में कन्वर्ट होगा। तो ये था कॉजेटिव वर्ब, और कॉजेटिव वर्ब के बाद वर्ब विदाउट इन्फिनिटिव, यानी बगैर इन्फिनिटिव के। इसका मतलब विदाउट इन्फिनिटिव का मतलब कि विदाउट टू इन्फिनिटिव, यानी वो वर्ब जो बगैर टू इन्फिनिटिव के आते हैं। तो ये बगैर टू इन्फिनिटिव, क्योंकि जब टू इन्फिनिटिव के बगैर, तो इसका मतलब कि बेयर इन्फिनिटिव, यानी इसके साथ टू नहीं लगा हुआ है। तो ये सेंटेंसेस जो है पेसिव में कन्वर्ट होते हैं। अभी जो है हम बात करते हैं लेट की। लेट भी हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमने लेट नहीं लगाया, लेकिन लेट का जो रूल्स है वो डिफरेंट है। लेट एक वर्ब है, लेट, और लेट के जो है दूसरा और तीसरा फॉर्म भी वही है, लेट, लेट और लेट। दूसरा और तीसरा फॉर्म इसका वही है, लेट, लेट, लेट। लेकिन लेट एक ऐसा ही वर्ड है जो कि ये हमेशा के लिए, चाहे वो एक्टिव में हो चाहे वो पैसिव में हो, हमेशा जो है बेयर इन्फिनिटिव लेता है। इससे पहले अगर ये मिसाल के तौर पर ये पैसिव में है तो भी इसके साथ टू नहीं लगेगा, जैसे कि पहले वाले के साथ हमने लगाया। और अगर ये पैसिव में है तो टू भी इसके साथ जो है कोई इन्फिनिटिव नहीं लगेगा, यानी टू नहीं लगेगा। मैं एक मिसाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ही लेट और फिर आएगा ऑब्जेक्ट मी और फिर आएगा गो, ही लेट मी गो। जैसे कि उसमें हमने कहा कि ये सब्जेक्ट है, ये जो है वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फिर ये क्या है, ये वर्ब है, बेयर इन्फिनिटिव है। तो अभी जब हम इसको कन्वर्ट भी करेंगे पैसिव में तो फिर भी इसके साथ जो है टू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको करेंगे कि आई मी को आई में चेंज करेंगे, लेट है, ही लेट मी। अभी आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है, क्योंकि लेट का तो दूसरा और तीसरा फॉर्म, पहला और दूसरा तीसरा तीनों के तीन एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ही लगाया, अगर इसके साथ में एस लगाऊं तो ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट होगा, अगर इसके साथ एस नहीं है तो फिर ये चला जाएगा पास्ट इंडिपेंडेंट में। तो ऑलरेडी ये सेंटेंस यहाँ पे जो है पास्ट इंडिपेंडेंट है। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ पैसिव में, तो हम लिखेंगे आई, और आई के बाद आएगा वाज, फिर ये आएगा लेट, और फिर आएगा गो। आई वाज लेट गो। तो इसका मतलब कि पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं अभी लिखूं कि बाय हिम, तो बाय हिम भी ठीक है, अगर ना भी लिखूं तो भी ठीक है।
क्योंकि आई वाज लेट गो यानी मुझे इजाज़त दी गई, तो किसी ने दिया होगा, उसने, यानी उसने। तो अगर हम यहाँ पे लेंगे कि बाय हिम, तू भी ठीक है, अगर ना भी लगे तू भी सेंस नहीं करता है, बाय हिम। आई वॉज लेट गो बाय हिम, अगर ये बाय हिम हम ना भी लगाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर लगाए भी तो भी फर्क। आई वॉज लेट गो बाय हिम या आई वॉज लेट गो, यानी मुझे इजाज़त दी गई, तो किसी ने तो दिया हुआ होगा, यानी उसको इजाज़त दी गई, तो लाजिमन होगा कोई कि उसको इससे वो काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमने लगाया बाय हिम तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाया तो भी इसका सेंस निकलता है। तो ये वाहिद ऐसा वर्ड है जो लेट है, जो ये ना ये पैसिव में टू लेता है और ना एक्टिव में टू लेता है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। बच्चों को तो माइंड में वही बात होगी कि इसी तरह ये मेन वर्ब का काम करे और इसके बाद ऑब्जेक्ट आए और फिर इसके बाद फिर इन्फिनिटिव आएगा, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो टू आएगा। लेकिन इसके साथ वही सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ना एक्टिव में टू लेता है और ना पैसिव में टू लेता है, तो यही डिफरेंस है इसमें, इसलिए इसको अलग किया गया। इसके बाद जो है हम करेंगे कि मिडल वॉइस करेंगे, कि मिडल वॉइस क्या होता है। एक तो होता है कि एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है कि पैसिव वॉइस वगैरह वगैरह। तो एक किस्म के जो है वो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक है मिडल वॉइस, एक्टिव वॉइस। वॉइस का मतलब है उर्दू में आवाज़, लेकिन ग्रामर की इस्तिलाह में वॉइस का मतलब एक ऑर्डर भी है। और कौन सा ऑर्डर? एक ऐसा ऑर्डर जिसमें वर्ब की एक हालत के साथ, जो वर्ब का एक हालत हो कि वो खुद एक काम कर रहा हो या इससे कोई काम करवा रहा है, या खुद वो कोई काम सब्जेक्ट के तौर पे, यानी जो वर्ब होता है वो काम कर रहा हो जो वर्ब, और या इसके ऊपर कोई काम सरजद हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, यानी या तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो या तो वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो इसको कहते हैं वॉइस। तो वॉइस क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, और ये ऑर्डर दो तरीकों का होता है, एक एक्टिव ऑर्डर होता है और एक पैसिव ऑर्डर होता है। तो एक को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरे को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है और पैसिव में जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा हो। तो ये है मिडल वॉइस। तो ये उन चीज़ों से डिफरेंट होता है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, फिर इसके बाद इसके ऊपर बेस करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि यूर glasses your glasses look clear। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा, योर ग्लासेस लुक क्लियर, क्या आपके जो चश्मे ऐनक वगैरह है बिल्कुल साफ दिखाई देती है। और फिर है वर्ब, और फिर है ये इसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट सारे इसके कॉम्प्लीमेंट है। तो अभी हम देखते हैं कि मिडल वॉइस क्या चीज होता है। ये तो चलो कॉम्प्लीमेंट है इसका, हम बात करते हैं इस दो की। इसको हम कहते हैं मिडल वॉइस। इसमें अभी डिफरेंस क्या है? ऐसे सेंटेंस आप लोगों ने देखे हुए होंगे, लेकिन इसको कहते हैं, या मिसाल के तौर पर एक और सेंटेंस में लिखता हूं कि द हाउस या द बिल्डिंग इज टू लेट। या इसके अलावा एक सेंटेंस है कि मिसाल के तौर पे sugar sells then the sugar sells 50 per kg। For example, मेरे सेंटेंस है sugar sells is 50 per kg।
यानी चीनी जो है 50 रुपये किलो से बिकती है। ये सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को कहते हैं मिडल वॉइस। अभी मिडल वॉइस क्या चीज़ है? मिडल वॉइस यही है, देख अभी ये द हाउस है और शुगर है, ये सेल्स है और ये टूलेट है बस यही डिफरेंस है। ये योर ग्लास जो है, ग्लासेस लुक क्लियर, ये जो है आपके जो चश्मे हैं, जो कि आपकी जो ऐनकें है, ये बिल्कुल क्लियर मालूम लग रही है, क्लियर हो मालूम होती है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये योर ग्लासेस जो है, तो ये एक सब्जेक्ट है और लुक जो है ये एक वर्ब है। तो क्या ये सब्जेक्ट जो है ये कोई काम कर रहा है? आपको क्या अंदाजा है? आपको कुछ लग रहा है योर ग्लासेस लुक क्लियर? इस सेंटेंस से आपको क्या मिल रहा है कि ये सब्जेक्ट जो है ये कोई काम कर रहा है? ये सब्जेक्ट योर ग्लास काम कर रहा है, आपका क्या ख्याल है? योर ग्लासेस या द हाउस, ये कोई एक्शन कर रहा है? या शुगर, ये कोई काम कर रहा है? यानी कोई डोर ऑफ एन एक्शन है जिसको हम एजेंट बोलते हैं, एजेंट है, ये कोई काम करने वाले लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जब नहीं लग रहे हैं तो इसको हम कहते हैं ये जो है और ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है इसको हम बोलते हैं अफेक्टेड। ये सारे अफेक्टेड है। कौन से सब्जेक्ट हैं? अफेक्टेड सब्जेक्ट है। और अफेक्टेड सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जो खुद काम नहीं कर रहे बल्कि इसके ऊपर काम हो रहा हो, इससे कोई काम करवा रहा हो, यानी इसके ऊपर काम सरजद हो रहा हो। ये खुद काम नहीं करते लेकिन इसके ऊपर जो है काम हो रहा हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो ये एक्चुअली है आए हुए तो सब्जेक्ट के तौर पे, लेकिन उसका जो रियल स्टेटस है वो बिल्कुल अफेक्टेड है, एक ऑब्जेक्ट की तरह हो, इसमें कोई एक्शन नहीं है, न कोई एक्शन कर रहा है। तो इसी वजह से वो आए सब्जेक्ट के तौर पर। सब्जेक्ट के तौर पे उमूमन ज़्यादातर वो चीज़ें आती हैं जो कि एक्शन कर रहा हो, लेकिन ये भी सब्जेक्ट है लेकिन ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है। जब एक्शन नहीं कर रहे तो ये अफेक्टेड है, और अफेक्टेड वही होता है जो कि पैसिव में हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये अफेक्टेड है, और जब ये अफेक्टेड है तो ये लोग जो है ये बिल्कुल एक्टिव है। अभी देखना, क्योंकि ये अफेक्टेड है तो अफेक्टेड क्या होते हैं? एक्चुअली ये पैसिव होते हैं। ये स्ट्रक्चर किस चीज का होता है? पैसिव का। आपने पैसिव किया भी, ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम बात करें लोग की और सेल की, तो ये हमारे यहाँ है एक्टिव स्ट्रक्चर, है कि नहीं? देख, पैसिव स्ट्रक्चर में थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये रूल तो आपको पता है, पैसिव स्ट्रक्चर में थर्ड फॉर्म यूज होता है, और एक्टिव स्ट्रक्चर में फर्स्ट भी यूज होता है, सेकंड भी यूज होता है और थर्ड भी यूज होता है। लेकिन हम इस सेंटेंस इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसको समझने की कोशिश कर। लग रहा है आसान लेकिन है बड़ा मुश्किल, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। जब एक मरतबा इसके ऊपर आपका जहन काम शुरू करे फिर कोई भी मुश्किल नहीं है। तो यूर ग्लास, द हाउस, शुगर एटसेट्रा, ये सारे के सारे अफेक्टेड है। सब्जेक्ट है लेकिन अफेक्टेड सब्जेक्ट है। अफेक्टेड का मतलब कि बिल्कुल पैसिव का स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करेंगे वर्ब की, ठीक है, सब्जेक्ट से तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जब वर्ब की तरफ आएंगे तो वर्ब में तो एक्शन होता है, लेकिन ये वर्ब जो है लग रहे हैं, ये वर्ब जो है बिल्कुल एक्टिव के स्ट्रक्चर के हैं। देखना, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। तो अभी क्या मतलब कि यानी वो सेंटेंसेस जिसका सब्जेक्ट अफेक्टेड हो और इसका वर्ब एक्टिव स्ट्रक्चर में हो, यानी दोनों को, न तो वो एक्टिव हो मुकम्मल और न तो वो पैसिव हो मुकम्मल, यानी वो स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट अफेक्टेड हो और इसका वर्ब जो है एक्टिव स्ट्रक्चर में हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को मिडल वॉइस कहते हैं। अभी समझ आई बात? मिडल वॉइस वही होता है, वही सेंटेंसेस होते हैं जिसका सब्जेक्ट अफेक्टेड हो और उसका वर्ब एक्टिव हो। वर्ब एक्टिव स्ट्रक्चर में हो, सब्जेक्ट
इफेक्टिव यानी पैसिव स्ट्रक्चर में हो, दोनों का एक कम्बिनेशन हो, पैसिव भी इसमें हो और एक्टिव भी इसमें हो, तो इसका इस कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, मिडल वॉइस। अक्सर आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मिसाल के तौर पे your glasses look clear, the house is to let, sugar sells 50 rupees per kgs etc. या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक सेंटेंस के फॉर एग्जांपल द नोटिस बोर्ड अक्सर हम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि द नोटिस बोर्ड कीप्स द इंफॉर्मेशंस। अभी देख ये वाला जो है, ये फिर जो है क्या है, इफेक्टिव स्ट्रक्चर है, और ये कीप जो है ये एक्टिव में। ये पूरे सेंटेंस यानी नोटिस बोर्ड जो है मालूमात रखते हैं, तो नोटिस बोर्ड तो एक बेजान चीज़ है, तो नोटिस बोर्ड क्या है, इफेक्टेड है, और कीप जो है एक वर्ब है, इसमें एक्शन है, तो क्या है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिडल वॉइस। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिडल वॉइस। अभी आपको समझ आई होगी। पैसिव वॉइस जो है वो आपको पता है कि पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, थर्ड फॉर्म बाय वगैरह वगैरह। एक्टिव स्ट्रक्चर जो है इसमें आप हर तरह के टेंसेस में जो है आप इसको टेंसेस के साथ चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन मिडल वॉइस, तो मिडल वॉइस इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सब्जेक्ट इफेक्टेड पैसिव का हो और वर्ब जो एक्टिव का हो, उन दोनों को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिडल वॉइस। तो ये था मिडल वॉइस के ऊपर बेस। अभी मैं चंद सेंटेंसेस लिखता हूँ, और इस सेंटेंसेस में आपने देखना है कि इसमें जो वर्ब है, सॉरी ये सब्जेक्ट है, ये अफेक्टेड है कि एक एजेंट है। यानी जो सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो उसको हम न्यू इस्तेलाह में जो है लिंग्विस्टिकली या सिमेंटिकली इसको हम एजेंट बोलते हैं, एजेंट। और जो कि मिसाल के तौर इसके ऊपर काम नहीं, जिसके जो काम नहीं कर रहा हो बल्कि इसके ऊपर काम हो रहा हो, तो इसको हम अफेक्टेड बोलते हैं। तो अभी हम आपके साथ वो सेंटेंस शेयर करते हैं, और फिर आपने ज़रा सोचना है कि इसमें आपके ख्याल में क्या है। सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूँ मिसाल के तौर पे कि एक ड्यू है और एक रेडी है। एक ड्यू है, ड्यू, और एक है रेडी। ये दोनों अक्सर जब आते तो ये भी मसला करते हैं। ये दोनों वर्ड जब आते सेंटेंसेस में तो फिर ये करते हैं मसला, और इस मसले को हम किस तरह जो है हम हल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं एक सेंटेंस कि द फूड was due to serve, for example at night। एक सेंटेंस मैंने लिखा। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ कि द फूड was due to be served at night। फॉर एग्जाम्पल तीसरा लिखता हूँ कि द फूड was ready to serve at night। और फोर्थ सेंटेंस के द फूड was ready to be served at night। ठीक है, ये सेंटेंसेस हमने लिखे कि द फूड was due to serve at night, and the food was
ड्यू टू बी सर्व एट नाइट। और इसी तरह ये नीचे वाले जो है, द फूड वाज रेडी टू सर्व एट नाइट एंड द फूड वाज रेडी टू बी सर्व एट नाइट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही बनता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि ड्यू, ये द फूड, ये सेंटेंस है, द फूड, द सब्जेक्ट वाज ड्यू टू सर्व एट नाइट। तो ये सब्जेक्ट जो है ये आपको क्या नजर आता है? ये कोई एक्शन वगैरह कर रहा है कि नहीं? द फूड वाज ड्यू। ड्यू मतलब बिल्कुल बस तैयार, मतलब वो लेते उस सेंस में हम लेते हैं, वो बकाया जात वगैरह के सेंस में नहीं। द फूड वाज ड्यू टू सर्व एट नाइट। तो इसमें जो है सेंटेंस क्या होगा? ये वाला और कि ये वाला, इसमें एक गलत है। इन चारों में से एक सेंटेंस गलत है। आपको कौन सा वाला नजर आ रहा है? तो इसमें गलत सेंटेंस जो है वो ये फर्स्ट वाला है। आई अभी देख, द फूड वाज ड्यू टू सर्व एट नाइट। क्योंकि ये गलत इसी वजह है कि टू सर्व जो है ये हमारे यहाँ है एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर है, राइट। और यहाँ पे जो फूड है, द फूड, तो द फूड यहाँ पे क्या है? ये अफेक्टेड है। आपको पता लग रहा है ये अफेक्टेड है, क्योंकि ये तो खुद कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ये अफेक्टेड है। और यहाँ पे एक्टिव है। ये तो हम मानते हैं कि इसमें एक क्या है? इसमें एक मिडल वॉइस है, ये एक मिडल वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रक्चरली गलत होगा। कैसे गलत होगा? तो ये वाला सेंटेंस ठीक है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अफेक्टेड आया। तो यहाँ पे इसके साथ जब ड्यू आ जाए, ड्यू, तो ड्यूज का रूल यही है कि इसके बाद हमेशा क्या आएगा? टू बी सर्व्ड, यानी इसके बाद हमेशा पैसिव फॉर्म आएगा, ना कि एक्टिव। अभी समझ आई होगी? द फूड वाज ड्यू टू सर्व, ये मैं मानता हूँ कि इसमें मिडल वॉइस है, ये अफेक्टेड है और ये एक्टिव है, सही है। लेकिन स्ट्रक्चरली ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, क्योंकि ड्यू के बाद हमेशा जो होगा वो पैसिव फॉर्म यूज होगा। ड्यू के बाद हमेशा पैसिव फॉर्म यूज होगा। ड्यू टू, ये वो ड्यूटी की वजह, वो ड्यूटी नहीं है ड्यूटी जिस काम की ड्यूटी की वजह या ड्यू बकाया जा, ये ड्यू का मतलब इस सेंस में तैयार है। सो द फूड वाज ड्यू टू बी सर्व। समझ आ रही बात? तो ये स्ट्रक्चर में जो है ये अफेक्टेड है, तो ये भी अफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये पैसिव है तो ये भी पैसिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ड्यू और ड्यू के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म लेगा? पैसिव का। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस हमारा क्या है? ये गलत है। ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है और ये वाला ठीक है। अभी यहाँ पे फिर पॉइंट आया कि यहाँ पे रेडी है और ये ऊपर वाले में ड्यू है, तो रेडी के बाद दोनों आ सकते हैं। रूल्स है, द फूड वाज, यही फॉर्म मिलता है आपको, लेकिन रूल्स यही है जिसको हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। रूल्स यही है कि रेडी के बाद हमेशा एक्टिव, रेडी के बाद एक्टिव फॉर्म भी आ सकता है, रेडी के बाद पैसिव फॉर्म भी आ सकता है, पैसिव स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं। तो ये नीचे वाले दोनों ठीक है, लेकिन दोनों ऊपर वाले जो इसमें ऊपर वाला 1 नंबर वाला गलत है, दूसरा वाला 2 नंबर जो ये ठीक है, क्योंकि इसके बाद ड्यू के बाद हमेशा पैसिव स्ट्रक्चर लेगा और रेडी के बाद एक्टिव पैसिव दोनों लेता है। तो ये पॉइंट्स था, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज, बच्चे नहीं कि बड़े भी इसमें कंफ्यूज होते हैं। बच्चों, बार बार हम बच्चों की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली बड़े भी इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर एरिया है। ग्रामर जो है बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आसान से आसान तरीन बनाएं। वी विल मेक इट इंशाल्लाह ईजीएस्ट फॉर यू पीपल। तो ये था ड्यू और रेडी का। अभी मैं एक सेंटेंस दो लिखता हूँ कि अफेक्टेड और एजेंट्स वगैरह कि ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी।
यार एक क्वेश्चन था, ये भी था कि द चिकन इज रेडी टू ईट। एक क्वेश्चन ये भी आते, द चिकन इज रेडी टू ईट और द चिकन इज रेडी टू बी ईटन। ये दोनों ठीक है, ये भी इस स्ट्रक्चर में है। जैसे कि हमने कहा कि द फूड इज रेडी टू बी सर्व और द फूड इज रेडी टू सर्व एट नाइट। तो इसी तरह द चिकन इज रेडी टू ईट, ये भी ठीक है। द चिकन इज रेडी टू बी ईटन, ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों रेडी के बाद दोनों फॉर्म आ सकते हैं, तो दोनों ठीक है। अभी हम बात करते हैं एजेंट की और अफेक्टेड की। एजेंट एंड अफेक्टेड, जैसे कि इसके ऊपर तो हमने बात की भी, लेकिन एक सेंटेंस में लिखता हूं मिसाल के तौर पे कि सम डोर्स are to repair। एक सेंटेंस है ये, और फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम डोर्स to repair। तीसरा, we have got some door to repair। ये सेंटेंसेस हमने लिखे। तो इस सेंटेंसेस में वही बात होती है जैसे कि हमने मिडल वॉइस की बात की, जैसे कि सम डोर्स, और यहाँ पे आया एक्टिव, यानी ये अफेक्टेड है और ये जो है एक्टिव है। तो ये और ये वी जो है, ये देख, वी जो है ये क्या है, वी जो है एजेंट है। एजेंट वही होते हैं जो कोई एक्शन करता हो, जो कोई काम कर रहा हो, वो उसको हम एजेंट बोलते हैं। और इफेक्टेड वही होते हैं जो खुद काम नहीं कर रहा हो, बल्कि इसके ऊपर कोई काम सरजद हो रहा हो, इसके ऊपर कोई काम कर रहा हो। और ये देयर जो है, इसको हम कहते हैं, चलो ये तो हम देयर इज, देयर आर वगैरह, ये तो एक न्यूट्रल समझते हैं। तो यहाँ पे सम डोर्स आर टू रिपेयर, तो यहाँ पे जो है REPAIR, रिपेयर, आई थिंक इसके बाद ई नहीं, रिपेयर, यानी अभी ये एक्टिव है और ये जो है ये पैसिव है, ये जो जिसको हम मिडल वॉइस कहते हैं, ये मिडल वॉइस। लेकिन ये सेंटेंस जो है ऊपर वाला ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे अफेक्टेड आया तो फिर ये एक्टिव वर्ब, इसको भी अफेक्टेड करना पड़ेगा, इसको भी यानी पैसिव में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सम डोर्स आर टू बी रिपेयर, तो ये होगा सम डोर्स आर टू बी रिपेयर। अगर हम कहें कि देयर आर सम डोर्स टू रिपेयर, तो इसको हम दोनों सेंस में यूज करते हैं, यानी हम इसमें यानी ये भी कहते हैं कि टू बी रिपेयर्ड और टू रिपेयर, ये भी ठीक है। तो ये दोनों इसमें ठीक है, तो ये सेंटेंस ठीक है। ये वी हैव गॉट सम डोर्स टू रिपेयर, तो ये सेंटेंस ये भी ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एजेंट है, काम करने वाला है, तो यहाँ पे पैसिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखें कि देयर आर दोनों तरीके से आ सकते हैं। देयर आर यानी ये प्रेजेंट पैसिव में भी आ सकता है और साथ साथ जो है ये एक्टिव में भी आ सकता है।
और इसके अलावा जो है सम डोर्स हैं, तो ये अफेक्टेड है तो वो भी अफेक्टेड होना चाहिए, नहीं वो भी पैसिव होना चाहिए। और ये नीचे भी हैव गॉट सम डोर टू रिपेयर, तो ये वाला जो है तो ये एजेंट है इसमें, तो ये तो चाहिए कि पैसिव में एक्टिव में आ जाए, ऑलरेडी एक्टिव में है। तो डिफरेंस आपने यही करना है कि जब अक्सर ये तीनों पॉइंट याद रख कि सम डोर्स का मतलब कि अफेक्टेड है तो इसका वर्ब भी जो है वो भी पैसिव में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा हो तो फिर इसको एक्टिव क्यों। तो सिर्फ हम मिडल वॉइस की बात करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं मिडल वॉइस, ठीक है। फिर दियर आर, तो दियर आर एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो कि एक्टिव के साथ भी लगता है और साथ साथ पैसिव के साथ भी लगते हैं, तो इसके साथ दोनों आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर टू रिपेयर भी आ सकता है और टू बी रिपेयर्ड भी आ सकता है। और इसके अलावा वी हैव गॉट, तो यहाँ वी पे जो है ये एक्शन कर रहा है, एजेंट है, तो इसके साथ भी वर्ब जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो भी एक्टिव आएगा। अभी आपके साथ में 2-3-4 सेंटेंस शेयर करता हूँ, बस लेक्चर को ख़त्म कर दें। आपने सिर्फ इसमें एक ढूंढना है, सर्च करना है कि इसमें अफेक्टेड वाला कौन सा है, कौन सा अफेक्टेड सब्जेक्ट है। बस सिर्फ 2-3 सेंटेंस आपके साथ शेयर करते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि फॉर एग्जाम्पल ही इज स्लो टू अंडरस्टैंड, और एक सेंटेंस दूसरा मैं लिखूं कि ही इज difficult to understand, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस में लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल he is easy to please, ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और चौथा लिखें कि he is eager to please। बस ये 4 सेंटेंस है। अभी इसमें आपने ये ढूंढना है कि इसका सब्जेक्ट जो है ये कौन सा वाला है, ये वाला he is, यानी ही ये अफेक्टेड है कि या ये एजेंट है। तो अभी आपने सिर्फ इसमें यानी कि इसमें अफेक्टेड कौन सा वाला है और एजेंट कौन सा वाला है। he is slow to understand। अभी सेंटेंस को देख तो सेंस ये निकलता है कि ही इज स्लो टू अंडरस्टैंड। तो अभी बात किसकी हो रही है, यानी कोई ये काम कर रहा है या इसके ऊपर कोई काम हो रहा है, ये काम खुद कोई कर रहा है या इसके ऊपर। तो एक्चुअली ये जो है ये वाला, तो ये एजेंट है, एजेंट, क्योंकि ये खुद काम कर रहा है। सेंस से पता चलता है, सेंस से, इसके ऊपर नहीं लिखा है कि एजेंट है, सेंस से पता, इससे जो मीनिंग हम लेते हैं, then we will take the meaning from this structure, from this sentence, so then we will be able to understand what is this subject, this is agent or affected। so actually this is agent, क्योंकि वो समझने में जो है वो सोचते हैं, वो किसी चीज़ को जब समझता है तो धीरे धीरे समझता है, तो वो ये काम तो कर रहा है। और दूसरा सेंटेंस देख, तो इसी वजह से ये एजेंट है, काम ये कर रहा है, एजेंट। ही इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अभी उसको समझना जो है वो मुश्किल है, या जब ये खुद किसी चीज़ को समझता है तो मुश्किल से, स्लोली से जो है उसको समझता है, या इसको समझना मुश्किल है। तो ये वाला जो है, ये वाला, तो ये वाला जो एक्चुअली है ये, तो ये अफेक्टेड है, क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है, ये अफेक्टेड है।
ये वाला जो है ये एजेंट है, ये अफेक्टेड है। अब ही इज इजी टू प्लीज और ही इज एगर टू प्लीज। तो ये वाला जो है अब इससे से पता नहीं चलता है कि वो बहुत जल्द क्या होता है। तो ये वाला जो है ये अफेक्टेड है और ये वाला ही इज एगर टू प्लीज, तो ये एजेंट है। आपको पता नहीं समझ आ रही होगी कि नहीं। ही इज स्लो टू अंडरस्टैंड, इसमें ही जो है कोई एक्शन कर रहा है। ही इज स्लो, ये तो ही इज स्लो टू अंडरस्टैंड या ही इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये काम नहीं कर रहा है बल्कि इसके ऊपर काम हो रहा है। ही इज इजी टू प्लीज, अब ये जो है ये अफेक्टेड है, ये खुद इसके ऊपर काम हो रहा है। और ही इज एगर टू प्लीज, और ये अभी ये खुद एक्शन करने वाला है, ये एक्शन करने वाला है एजेंट, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है अफेक्टेड, ये खुद इसके ऊपर काम हो रहा है अफेक्टेड, ये खुद काम कर रहा है एजेंट। तो दिस इज द डिफरेंट, इसको कहते हैं मिडल वॉइस एक्चुअली। लेकिन इसी तरह के आपको जो अफेक्टेड और या एजेंट वगैरह आपको इसमें समझ आ जाए तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि किस तरह जो है हम इसको मॉडिफाई करते हैं और किस तरह इसको हम समझते हैं। तो समझने की कोशिश कर, अगर ये वीडियो को समझ नहीं है तो बार बार इसको रिपीटेडली इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम चुन के इकट्ठे कर रहे हैं और आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बड़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि हर तरह के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो कि इसको गलत करते हैं और इसके मार्क्स जो है इसके हार्ट से छूट जाते हैं। आई होप यू गेट इट, अंडरस्टैंड। थैंक यू।